चाहूँगा श्री मुकुल कालिकर जी से कि वह उस विषय पे आदरणीय कपिल कपूर जी, यहाँ उपस्थित विद्वज्जन, मातृशक्ति और बंधु। तो नई शिक्षा नीति का नाम बदल करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गया। जब TSR सुब्रमण्यम समिति बनी थी तब वो नई शिक्षा नीति के लिए बनी थी। अभी जब इनकी समिति बनी कस्तूरी रंजन जी की, तो वो समिति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए ही बनी। और ये जो ड्राफ्ट NEP जो अपन शॉर्ट फॉर्म बार बार बोल रहे हैं, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति नहीं। और इसका जो ड्राफ्ट है वो काफी बड़ा है, लगभग 650 पृष्ठों का ड्राफ्ट है। और जैसा कि कपिल कपूर जी, आदरणीय कपिल कपूर जी कह रहे थे, मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया और फिर हिंदी में अनुवाद किया गया, हिंदी अंग्रेजी दोनों वेबसाइट में, लेकिन मूलतः अंग्रेजी में लिखा प्रारंभ में, जैसा कि इस देश में हर बात के बारे में होता है। इसलिए आपकी वो बात जब आप कह रहे थे कानून अंग्रेजी में लिखे जाता है, मैं कहने वाला था ये ड्राफ्ट भी पहले अंग्रेजी में लिखा गया। ये वाला ड्राफ्ट आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कपिल कपूर जी को भी कुछ आनंद आएगा। कुछ बातों में बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन, जिसको आज की भाषा में यू टर्न कहते हैं, ऐसा यू टर्न इस ड्राफ्ट में है। जिसको अभी तक हम 200 साल से जिस शिक्षा की दिशा को लेकर के हम चल रहे हैं, उस दिशा में आमूलचूल यू टर्न करने की क्षमता वाला ये ड्राफ्ट है। ये पॉलिसी ड्राफ्ट है, अभी पॉलिसी भी नहीं है, अभी पॉलिसी का ड्राफ्ट है। इसलिए मैं ये करेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि करेगा इम्प्लीमेंटेशन पे निर्भर करेगा। तो इसके बाद में इसका एक्शन प्लान बनेगा। ये पॉलिसी पहले अडॉप्ट होगी, कैबिनेट में अडॉप्ट होगी, उसके बाद सरकार इसमें से कितने प्रावधान अडॉप्ट करके पॉलिसी बनती है। पॉलिसी 650 पृष्ठों की नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा भी व्यक्तिगत मत है। पॉलिसी छोटी होनी चाहिए। हम लोग पॉलिसी और प्लान ऑफ एक्शन में गफलत करते हैं, चर्चा में भी होगी। चर्चा में भी आप लोग बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाएंगे जो प्लान ऑफ एक्शन के मुद्दे हो सकते हैं, पॉलिसी के नहीं होते हैं। पॉलिसी एक दिशा देने वाला मसौदा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस संहिता पर आधारित फिर कार्यक्रम बनते हैं, फिर उस आधार पर प्लान ऑफ एक्शन बनता है जिस पर काम होता है, उस आधार पर फिर प्रोग्राम्स बनते हैं, उस आधार पर फिर नियोजन होता है कि कैसे आगे काम चलेगा। उसके लिए आवश्यक कानूनों में परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसे इसमें कम से कम 16 कानूनों में परिवर्तन करना पड़ेगा यदि इस पॉलिसी के ड्राफ्ट को सरकार अपना लेती है। तो आज देश में जो 16 कानून है, वो 16 कानून बदलने पड़ेंगे, अमेंड करने पड़ेंगे। एक आध कानून को तो बंद करना पड़ेगा, और एक आध बात में तो कम से कम 3 बातें ऐसी हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि यू टर्न की संभावना है वाला ये ड्राफ्ट है, ये मसौदा है, वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतना करने के बाद यू टर्न होगा, चालू होगा। ये होगा तो राइट टू एजुकेशन से लेकर बाल मजदूरी से लेकर अनेक ऐसे कानून हैं जिसमें परिवर्तन करने की संभावना है। इस ड्राफ्ट के अंदर लिखी हुई बातों को यदि सरकार अमल में लाना चाहती है तो क्रियान्वयन के समय करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन विल कॉल फॉर अमेंडमेंट इन मेनी लीगल फ्रेमवर्क्स। इसलिए इसमें यू टर्न की क्षमता वाला है, ये बात मैंने इसलिए कही इस विषय को लेकर। जैसे भाषा वाला विषय सर ने छेड़ा, इसलिए मैं वहां से शुरू करता हूँ। भाषा में यू टर्न की संभावना है, क्योंकि ये ड्राफ्ट कह रहा है कि उच्च शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। ये बात ड्राफ्ट पहली बार कही। सारा आज तक मतलब बिल्कुल फिलिप हर्टॉग आयोग बना था 1894 में, वन मैन कमीशन हायर एजुकेशन के लिए, ब्रिटिश के समय, जो ढाका यूनिवर्सिटी के उस समय वाइस चांसलर थे। उस फिलिप हर्टॉग आयोग से लेकर अभी तक जितने भारत में शिक्षा के आयोग बने, वो सब ये बात बार बार कहते रहे कि एलिमेंट्री एजुकेशन मातृभाषा के माध्यम से होना चाहिए। ये सबने कहा। पहली बार कोई ड्राफ्ट ये कह रहा है कि उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषा में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन। उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि वो सब भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। और ये होता है तो वो जिस पिरामिड की आप बात कर रहे हो, वो पिरामिड टूट गया। इसलिए मैंने कहा यू टर्न की बात है। यदि IIT आप मातृभाषा में, मैं हिंदी नहीं कह रहा हूँ, IIT यदि आप भारतीय भाषा में, तमिल में IIT कर सकेंगे, ये यदि संभावना बन गई तो पहली में तमिल भाषा में पढ़ाने के लिए माता पिता तैयार होना अधिक संभव हो जाएगा। मैं होगा या ऐसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, संभावनाओं की बात कर रहा हूँ कि ये संभावना है। आज चाहते कि आगे चल के तो अंग्रेजी पढ़नी है,
तो आगे चल के अंग्रेजी के अलावा प्रावधान देने की क्षमता वाला ये ड्राफ्ट है, यदि उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेती है सरकार तो उसके लिए इन्होंने ट्रांसलेशन के लिए विशेष व्यवस्था की बात की है कि पाठ्यक्रमों का, जैसे आपने कहा 24 घंटे में, वैसे इन्होंने 3 महीने कहा है, 3 महीने में पाठ्यक्रमों का अनुवाद हो सकता है, ऐसी क्षमता ये ड्राफ्ट इसकी बात कर रहे हैं कि अनुवाद वाला सभी भारतीय भाषाओं में सभी सिलेबस का अनुवाद होना चाहिए। ये बात ये ड्राफ्ट कह रहा है, आज तक किसी ड्राफ्ट ने ये बात कही ही नहीं थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ड्राफ्ट बहुत सारे बातों में यूटर्न करने की क्षमता रखने वाला ऐसा क्रांतिकारी ड्राफ्ट है। और उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षाविदों की समिति बनी, कस्तूरी रंगन जी ने भी बहुत मेहनत की, एम.के. श्रीधर जी ने बहुत मेहनत की और बहुत हमारे लिए बहुत एक अच्छा पॉजिटिव विषय ये मंजूर भार्गव, जिनको विश्व में गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं होता लेकिन फील्ड मेडल जिसको गणित का नोबेल कहते हैं, उस व्यक्ति ने 2 साल का सैबेटिकल लेकर के पूरा समय इस काम के लिए लगाया। यहाँ रह करके उसने बहुत बड़ा उसमें योगदान दिया और वो पूरा भारतीय दृष्टिकोण वाला विचार है। फील्ड मेडल मिलने के बाद पहली बात उसने कही थी कि मेरी माता ने मेरे को जो संस्कृत सिखाया था उसके कारण मेरी गणित अच्छी हुई, संस्कृत के छंदों से मेरी गणित अच्छी हुई। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का नाम लेना उसने शुरू किया, इसीलिए फिर बाकी किसी एनडीटीवी के अलावा किसी ने उसका इंटरव्यू नहीं किया, सिर्फ एनडीटीवी में इंटरव्यू आया था जिसमें उसने आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का नाम ले लिया था, तो बाद में मंजूर भार्गव मीडिया से बाहर हो गया। ये पहले के रेजिम की बात है, लेकिन खैर उस मंजूर भार्गव ने मेहनत की, इसलिए इस ड्राफ्ट पे बहुत मेहनत हुई, बहुत ज्यादा मेहनत करके और डे टू डे काम करके इस ड्राफ्ट में काम किया गया। और बहुत सारी बातें हैं, मैं केवल कुछ आधारभूत जो न्यूटन की मैं बात कर रहा हूँ बता रहा हूँ। शिक्षा नाम कर दिया जाए, मंत्रालय का नाम MHRD जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। भारतीय शिक्षण मंडल ने मांग की थी शिक्षा संस्कृति मंत्रालय कर दिया गया, जैसा कि स्वतंत्रता के समय था। संस्कृति भी इसके साथ जुड़ी हुई थी, संस्कृति अलग किया। 150 संस्थान ऐसे हैं जो संस्कृति मंत्रालय के अंदर आते हैं लेकिन काम मूलतः शिक्षा का करते हैं, तो इसलिए वो भी दोनों साथ में जोड़ना है, लेकिन अभी वो नहीं हुआ है। कम से कम इसने इस ड्राफ्ट ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय फिर से कर दिया जाए। एक जो शिक्षाविदों की बहुत वर्षों से मांग थी कि एक स्वायत्त, स्वतंत्र और ताकतवर ऐसा शिक्षा आयोग बना दिया जाए, ये ड्राफ्ट कहता है पेज नंबर 391 पे अंग्रेजी ड्राफ्ट पे 391 में, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इस नाम से स्वायत्त आयोग बनाने की बात इस ड्राफ्ट में की है। हमने 65% शिक्षाविद रहे ऐसा कहा, हमने मांग की थी। भारतीय शिक्षण मंडल ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे कस्तूरी रंगन समिति को, उसमें हमने कहा था 65 से 70% शिक्षाविद होने चाहिए और बाकी 30 से 35% जो है वो जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि, इंडस्ट्री के, किसानों के, महिलाओं के और आजकल की भाषा में पिछड़े वर्ग वगैरह वगैरह, वो सारे प्रतिनिधि उसमें बाकी 35 में आ गए। यहाँ इन्होंने 50% शिक्षाविद कहा कि 20 या 30 सदस्यों का ये आयोग होना चाहिए, परमानेंट आयोग होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन जैसा पावरफुल आयोग होना चाहिए जो शिक्षा का संचालन करेगा और जिसमें 50% सदस्य शिक्षाविद होने चाहिए, इंडिपेंडेंट शिक्षाविद होने चाहिए। सिर्फ जो हम लोग इतना उससे सहमत नहीं है भारतीय शिक्षण मंडल में और बाकी शिक्षाविद भी, कपिल कपूर जी जैसे लोग भी इससे सहमत नहीं होंगे। इन्होंने इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री को बनाया, तो उस कारण से पूरा सरकारीकरण हो गया और 5-6 मंत्रालयों के सेक्रेटरी पदे न उसके सदस्य होंगे, ऐसा कर दिया। तो वो एक कॉम्प्रोमाइज उस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में, उसकी स्वायत्तता में ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इस ड्राफ्ट में हमको दिखाई देता है। लेकिन फिर मैंने कहा इम्प्लीमेंटेशन में संभावना है कि हम पीएम सेशन आने से पहले इलेक्शन कमीशन किसी को पता नहीं था, एक व्यक्ति ने इलेक्शन कमीशन के स्वरूप को बदल दिया कि वो इतना पावरफुल हो सकता है, तो वो संभावना फिर इस ड्राफ्ट में मिलती है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में उपाध्यक्ष किसी शिक्षाविद को बनाया जाए, ऐसी मांग हम रखते हैं। अभी अध्यक्ष भले ही प्रधानमंत्री को आप रख दो तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष है, लेकिन मैं तो उपाध्यक्ष के हाथ में अधिकार हो जाते, तो उपाध्यक्ष किसी शिक्षाविद को बना दिया जाए, ऐसा यदि हम मांग करते हैं और वो हो जाता है और वो कोई पक्का दमदार व्यक्ति होता है, तो ये शिक्षा आयोग एक बहुत बड़ी क्रांति करने की संभावना, फिर एक बीज इसमें शिक्षा आयोग वाला जो बीज है वो एक बहुत बड़ा बीज इस ड्राफ्ट में, तो इसको बहुत चेंज कर सकता है। वैसे ही स्वायत्तता हमारी बहुत बड़ी, ऑटोनॉमी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये हमारी बहुत वर्षों से मांग रही है। इसमें केवल पॉलिटिकल नहीं,
जो एडमिनिस्ट्रेटिव या जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है वह भी समाप्त किया जाए। ये काम अपन बहुत वर्षों से कर रहे हैं। इस ड्राफ्ट में उसकी संभावना को जन्म दिया। इस ड्राफ्ट में कहा है 2030 तक सारे एचईआईस को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनोमस बनाने की बात की। 2030 तक सबको ऑटोनोमस बना दिया जाए ऐसा उन्होंने कहा है। और स्पष्ट लिखा है करिकुलम के मामले में, पाठ्यक्रम के मामले में, मतलब पाठ्यचर्या के मामले में, पाठ्यक्रम के मामले में, शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में, इन सब मामले में पूरी स्वायत्तता हायर एजुकेशन को दी जाए, ये उन्होंने कहा। साथ में ये जोड़ दिया है कि एडॉकिज्म खत्म कर दिया जाए, नियुक्तियों में एडॉकिज्म खत्म किया जाए। जो अनेक राज्यों में शिक्षा कर्मी और इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे शिक्षक है, ये खत्म करने की बात ये ड्राफ्ट कर रहा है हर लेवल पे, हायर एजुकेशन पे भी और स्कूल एजुकेशन पे। ऐसे 19 बिंदु इस ड्राफ्ट में है जो कंप्लीट यू टर्न करने की संभावना रखते हैं, सरकारी नियंत्रण से शासन मुक्त शिक्षा व्यवस्था बनने की संभावना। इसलिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि ये ड्राफ्ट यदि सरकार ने मान लिया तो, फिर क्रियान्वित हुआ तो, नहीं तो 24 वॉल्यूम तो पड़ेगी है ना धूल खाते हुए। तो ये 650 पेज भी धूल खाए, इस पे कोई हो तो मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं होगा कि ये क्रांतिकारी है। ये सरकार अडॉप्ट करेगी तो उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, डिमोनेटाइजेशन वाली पॉलिटिकल विल चाहिए, तब ये ड्राफ्ट की कई सारी बातें अडॉप्ट होगी इस सरकार में भी। अभी तो ड्राफ्ट ही है। ये सरकार यदि इस शिक्षा पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेता है तो इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल की आवश्यकता रहेगी। ऐसे अनेक मुद्दे इसमें हैं, जैसे सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट कम हो रहा है, लोग प्रवेश नहीं रहे, ये बहुत बड़ी सारे राज्यों की समस्या है। पिछले वर्ष हरियाणा में 32 सरकारी विद्यालय ऐसे थे जिसमें शून्य प्रवेश हुआ। मुख्यमंत्री ने हमको कहा कि आप गुरुकुल शुरू कर दो 32 जगह। भारतीय शिक्षण मंडल का गुरुकुल प्रकल्प का सुना, उन्होंने कहा 32 जगह तो मैं अभी दे देता हूँ, गुरुकुल शुरू कर दो। अभी भारतीय शिक्षण मंडल की ताकत नहीं, इसलिए हमने 5 विद्यालय मांगे, 5 में गुरुकुल शुरू करेंगे। लेकिन 32 में 0 एडमिशन क्यों हुआ? एक कारण तो अंग्रेजी है, लेकिन उससे बड़ा एक कारण ये है कि आज हम सबके घरों में बच्चे 2.5 साल की 3 साल की उम्र में प्ले स्कूल में, KG1 में जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो प्ले स्कूल और KG1 में जाते हैं तो फिर उसी शिक्षा संस्थान में कंटिन्यू करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जबकि शाले जो सरकारी विद्यालय वो पहली में एडमिशन दे रहे हैं। पूर्व प्राथमिक का प्रावधान नहीं था। ये पूर्व प्राथमिक की बात कर रहा है, ये ड्राफ्ट प्री नाटाल एजुकेशन की बात कर रहा है, गर्भ संस्कार की बात कर रहा है। संभावना है, मतलब गर्भ से लेकर 3 वर्ष की आयु तक वह मां की शिक्षा, परिवार की शिक्षा उसकी बात कर रहा है, और 3 साल की उम्र के बाद में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को RTE का पार्ट बनाने की बात कर रहा है। और उसके लिए जो आंगनवाड़ी का तंत्र है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी नहीं आता, उसको स्कूल संकुल के साथ में, ये भी एक बहुत बढ़िया एक बात, नेबरहुड स्कूलिंग की बात सब जगह पर होती है। आपने जापान का उदाहरण दिया, जापान सक्सेसफुल है क्योंकि वहाँ नेबरहुड स्कूल है। 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर पर एडमिशन नहीं दे सकते, वो अपने घर के आसपास का 3 किलोमीटर में सारे बच्चे हो सकते हैं। अमेरिका में अनेक राज्यों में 16 राज्यों में नेबरहुड स्कूल की संकल्पना है। 1-1 घंटा बस में बैठ करके स्कूल में जाना, ये संकल्पना बहुत कम देशों में है। जैसा कि आज भारत में अच्छे स्कूल के नाम पे अपने बच्चे घंटा भर स्कूल बस में जाते हैं, वो नहीं होता किसी देश में। इसमें वो संभावना पैदा करती है स्कूल संकुल की बात करनी। उन्होंने कहा कि स्कूल के क्लस्टर बना दिए, आसपास में 3 किलोमीटर के घेरे में वो सारे स्कूलों का क्लस्टर बना दिया जाए। वो रिसोर्स पूलिंग करे, रिसोर्स पूलिंग यानी जो संसाधन है उनके पास, उसका भी आपस में उपयोग कर सके, शिक्षकों का उपयोग कर सके। बहुत बड़ा स्कूल शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन जिसकी डिमांड भारतीय शिक्षण मंडल 1978 से कर रहा है। हमने कहा, जिसको आज स्किल एजुकेशन बात करते हैं, हमने व्यावसायिक शिक्षा शब्द प्रयोग किया, भारतीय शिक्षण मंडल ने हमें वोकेशनल शब्द प्रयोग किया। स्किल तो अभी नया आया हुआ शब्द, लेकिन इट शुड बिकम पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ये बात बार बार कही गई। ये ड्राफ्ट उसको कह रहा है, ये ड्राफ्ट कह रहा है 9वीं से 12वीं तक का जो ये तो उसको जो 10+2 है उसको इन्होंने 5+3+3+4, तो 9वीं से 12वीं को इकट्ठा कर दिया। जो मैंने प्री स्कूलिंग बताया, वो प्री स्कूलिंग के पहली दूसरी वो 5 साल इकट्ठे कर लिए, फिर तीसरी चौथी पांचवी एक साथ कर दिया, छठी सातवीं आठवीं एक साथ कर दिया, और 9वीं से 12वीं ऐसे 5 3 3 4 ऐसे ग्रुपिंग किए। भारतीय शिक्षण मंडल ने 8 3 4 की मांग की थी, इसको 8 को भी उन्होंने 2 में डिवाइड किया है, 5 3 4 किया है। और 5 3 3 4 करके उस 4 में 9 से 12 में
चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया। आप कल्पना कीजिए 9वीं से 12वीं के बच्चे को आज की भाषा में स्ट्रीम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बच्चा मैथमेटिक्स के साथ में हिंदी लिटरेचर ले सकता है। वो कॉमर्स का एक सब्जेक्ट, एक आर्ट का सब्जेक्ट, एक साइंस का सब्जेक्ट लेकर के वो 40 विषय 4 वर्षों में चुन सकता है। 40 सेमेस्टर क्रेडिट्स की व्यवस्था उन्होंने की। उसमें से 15 क्रेडिट वोकेशन के होने चाहिए, ये कंपलसरी कर वोकेशन के होने चाहिए। इसमें जो भी बच्चा 12वीं करेगा वो 12वीं करने वाला बच्चा हाथ से कोई ना कोई काम करने में सक्षम होना चाहिए। ये भारतीय शिक्षण मंडल की 1978 से मांग थी। हमने कहा एमबीबीएस तेरे को बाद में करना है तो कम से कम कंपाउंडर तो बन जा 12वीं तक। इंजेक्शन लगाना तो सीख ले एडमिशन लेने से पहले। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना है तो सोल्डरिंग तो करना सीख ले, नहीं तो अपना खाना बनाना तो सीख ले, बागवानी तो सीख ले, हॉर्टिकल्चर तो सीख ले। उसमें से 15 क्रेडिट वोकेशन के, स्किल शब्द नहीं वोकेशन शब्द प्रयोग किया ड्राफ्ट में। मेरे को बहुत आनंद हुआ। हमने इस बात पर कस्तूरीरंगन समिति के सामने बहुत वकालत की थी कि स्किल इज मेक्स एम्प्लॉयर, वोकेशन मेक्स एंटरप्रेन्योर। वोकेशन शब्द उद्योजक बना सकता है, स्किल वाला तो नौकर ही बनाएगा। इसलिए वोकेशन शब्द में ही फर्क नहीं है, भाव में फर्क है। इसलिए हमने ऐसा कहा था और वो वोकेशन शब्द इसमें आया है इस ड्राफ्ट में। और 9वीं से 12वीं तक के आप यदि उसको पढ़ेंगे, उसको उन्होंने हायर एजुकेशन कहा है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहा है। प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी ऐसे उन्होंने माध्यमिक को उसके साथ जोड़ दिया। ये जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें ये जो सेमेस्टर क्रेडिट का विषय लेकर के आए, ये जो लचीलापन शिक्षा में लाया है, ये यदि इम्प्लीमेंट हो गया, और इसका सबसे बड़ा विरोध शिक्षक करने वाले मैं जानता हूँ। सारे शिक्षक संगठन अपने नाम सो जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। जैसे कॉलेजेस में भी सीबीसीएस का शिक्षकों ने विरोध किया था हायर एजुकेशन में, और इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल लगेगी, क्योंकि सीबीसीएस में पूरा अध्ययन केंद्रित विषय हो जाता है। ये पूरी तरह से जो भारतीयता की आप बात कर रहे हैं, ये गुरुकुल का है, ये एकलव्य शिक्षण पद्धति कहता हूं मैं इसको, जिसमें विद्यार्थी पर अधिक भार है। एम्फसिस एंड ओनस ऑफ लर्निंग इज मोर ऑन द स्टूडेंट रादर देन ऑन द टीचर। वर्कलोड की बात नहीं हो रही, टीचर के वर्कलोड की बात नहीं हो रही। आज टीचर के वर्कलोड की बात होती है क्योंकि टीचर का वर्क है पढ़ाना। ये ग्राफ उसको यूटर्न देने की कोशिश कर रहा है। लर्निंग सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक तो बहुत वर्षों से बात कर रहे हैं। 2005 के एनसीएफ में हमने लर्नर सेंट्रिक की बात की। यहाँ लर्नर सेंट्रिक नहीं, यहाँ तो उन्होंने शब्द प्रयोग किया टीचर सेंट्रिक। यहाँ शब्द प्रयोग किया टीचर सेंट्रिक, लर्निंग सेंट्रिक। प्रोसेस में लर्निंग को महत्व दिया और व्यवस्था में आचार्य को महत्व दिया। ये आचार्य को महत्व देना, ये फिर गुरुकुल की शिक्षा। तो ऐसे 19 बिंदु ऐसे हैं जो यदि इंप्लीमेंट करेंगे तो ये ड्राफ्ट भारत में शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन, जिसकी अपन बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो करने की संभावना रखने वाला ड्राफ्ट है। ये पॉलिसी है और ड्राफ्ट है, ये ध्यान रखिए। इट इज नॉट अ प्लान ऑफ एक्शन, इट इज नॉट अ प्रोग्राम। आगे की 2 सीढ़ियों में पॉलिटिकल विल यदि रहती है तो ये हो सकता है। एक इशू जो थोड़ा कंसर्न का हो सकता है वो इशू प्राइवेटाइजेशन का है। इसमें स्वायत्तता की बात तो की है, लेकिन उसके साथ प्राइवेट शब्द का प्रयोग बहुत जगह हुआ है। हमने उसका विरोध किया था। हमने कहा था प्राइवेटाइजेशन बोलते ही कमर्शियलाइजेशन हो जाता है। हमने शब्द दिया था सामाजिकीकरण। लेट सोसाइटी ओन एजुकेशन, सोसाइटी टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। इसलिए समाज पोषित शिक्षा की हमने मांग की थी। समाज पोषित शब्द 3 जगह लिया है इन्होंने। सोसाइटल रिस्पांसिबिलिटी की बात 3-4 जगह पर की है। जैसे हर विद्यालय संकुल की उन्होंने एक मैनेजमेंट बॉडी करने की बात की है, जिसमें समाज का योगदान रहेगा, एल्यूमिनी का योगदान रहेगा। वो सारी बातें इसमें ड्राफ्ट में काफी जगह पर आई है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट स्कूल्स को सरकारी के समकक्ष पॉलिसी लेवल पे माना जाए, ये बात ये ड्राफ्ट कह रहा है, जिसके ऊपर हम में से कुछ लोगों को इंक्लूडिंग भारतीय शिक्षण मंडल ऑब्जेक्शन हो सकता है। कमर्शियलाइजेशन को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम तो देना पॉलिसी का काम नहीं होता है, लेकिन पॉलिसी में कोई प्रभावी दिशा नहीं है। और यदि इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया तो कमर्शियलाइजेशन बढ़ सकता है। जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अनुमति देने की बात पॉलिसी कहती है, वैसे ही भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशों में कैंपस खोलने की अनुमति की बात करती है। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी काम हो सकता है, क्योंकि विदेश बोलते ही आप अमेरिका और यूरोप को ही क्यों देखते हैं? पूरे अफ्रीका के 100 देश आपके लिए आपके तरफ देख रहे हैं। रवांडा में आप जाकर के स्कूल खोलिए,
आज भी सीबीएसई का स्कूल दुबई का सबसे बेस्ट स्कूल है, आज भी सिंगापुर का सबसे बेस्ट स्कूल सीबीएसई स्कूल है। सीबीएसई के जो इंटरनेशनल सिलेबस है उसके 400 स्कूल विदेशों में चलते हैं और वो सारे अपने अपने जिस देश में चलते हैं वहाँ टॉप है। यूनिवर्सिटीज भी अपनी बाहर जाकर के कैंपस खोलेगी तो वो टॉप होंगी। इसलिए एक ओपनिंग अप करने की बात की है, उसका स्वागत करना चाहिए। भारतीय शिक्षण मंडल और भारतीयता तो ओपनिंग अप की बात करती है। हमारी सीमाएं कभी भी बंदी हुई नहीं थी, हमारी सीमाएं शायद बंदी हुई थी तो वास्को डी गामा आते ही नहीं भारत में। हमारे व्यापारी जा रहे थे इसलिए वो वास्को डी गामा को लेकर के आए। भरूच का व्यापारी नहीं रहता तो वो साउथ अफ्रीका में घूमता रहता, बेचारा टहलता रहता। तो ओपन अप होने से भारत कभी नहीं डरा है और भारत जब क्लोज हुआ तब उसका पतन हुआ। इसलिए ओपनिंग अप में हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके रेगुलेशन को लेकर के जो प्रावधानों की बात है वो पॉलिसी है, इसलिए थोड़ी अधूरी लगती है। इम्प्लीमेंटेशन के समय यदि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को पावरफुल बना दिया जाए, हायर एजुकेशन काउंसिल बनाने की बात की है, यूजीसी और एआईसीटी को मर्ज करने की बात की है, वो सारे विषय है इसमें जो नीति आयोग के ब्यूरोक्रेट्स की समिति ने दिए हुए रिकमेंडेशन थे, उसमें से कुछ बातें इसमें अडॉप्ट हुई है, लेकिन उसमें विरोधाभास है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या करेगा? यदि आप 3 बॉडीज हायर एजुकेशन के लिए करते हैं, सारी एमसीआई वगैरह जैसी जो प्रोफेशनल बॉडीज है उनकी एक बॉडी बनाने की बात की है और वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड केवल बनाएगी, केवल शिक्षा का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बताएगी, रेगुलेशन के अधिकार उनसे हटा दिए जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन को बहुत बड़ा प्रसार देने की बात की है, हर जिला अस्पताल को टीचिंग फैसिलिटी की बात की है और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के अंदर विलेजेस में टीचर्स को जाने के लिए स्पेशल अलाउंस की बात की है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान इसमें हैं जो शिक्षा में यूटर्न करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे प्रावधान है इसमें। भाषा को लेकर के भी है, भाषा को लेकर के बहुत विवाद हुआ त्रिभाषा सूत्र को लेकर के। अंग्रेजी का महत्व कम नहीं किया है इसका, ये दुख है, हम सबका दुख है, इसका महत्व कम नहीं किया है, लेकिन भारतीय भाषाओं की संभावनाओं को बहुत बढ़ाया, बहुत जबरदस्त बढ़ाया। खास करके उच्च शिक्षा में भारतीय भाषा यदि शुरू हो जाती है, जैसा कि आज जो कि सामाजिक ट्रेंड है, मतलब ये कोई उन्होंने नया नहीं किया। पिछले साल मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग हिंदी में शुरू हो गई, एडमिशन नहीं मिले, वो वाइस चांसलर रोते हैं, मेरे को कहते हैं कि आप लोगों के दबाव से हमने कर तो दिया लेकिन 8 बच्चों ने केवल हिंदी में एडमिशन लिया। मैंने कहा थोड़े दिन रुकिए, 5 साल बाद में हिंदी वाले ज्यादा होंगे, अंग्रेजी वाले कम होंगे इंजीनियरिंग। मेडिकल में भारतीय भाषा शुरू करने की बात है। आईआईटी की सर, आईआईटी के रुड़की वाले केस के बाद में बहुत ज्यादा हमने लॉबिंग करके दबाव डाला है और आज 3 आईआईटी भारत में ऐसी हो गई है जो प्रथम वर्ष में हिंदी में परीक्षा देने की उन्होंने अनुमति दी। आईआईटी कानपुर में हिंदी में प्रथम वर्ष में, आईआईटी फर्स्ट ईयर का छात्र प्रथम वर्ष में हिंदी में परीक्षा दे सकता है। अभी माध्यम बदलने में समय लगेगा, नहीं होगा, पर ये ट्रेंड है, समाज का ट्रेंड है जो भारतीय भाषाओं की तरफ जा रहा है। भारतीय भाषाएं आज बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत ताकतवर स्थिति में, और ये ड्राफ्ट उसके लिए संभावना खोलता हुआ ड्राफ्ट, जिसमें भारतीय भाषाओं को इसलिए वो जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स शुरू करने की बात की है। आज 10वीं के बाद में जिस छात्र को सोशल साइंस में इंटरेस्ट भी हो या लिटरेचर में इंटरेस्ट भी हो, वो उसके बाद भी पीयर प्रेशर के कारण, फैमिली प्रेशर के कारण 11वीं में साइंस ही लेने पर मजबूर होता है। उसका कारण है कि आईआईटी में जाना है। क्यों जाना है? तो आईआईटी एक प्रेस्टीज का विषय है। जब तक बाकी फैकल्टीज में, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेस में उस लेवल के प्रतिष्ठावान केंद्र नहीं खड़े होंगे, तब तक 10वीं 12वीं का बच्चा वहां जाने के लिए लालायित नहीं होगा। तो ये 2 काम जो किए कि 9वीं से 12वीं में लचीलापन ओपन कर दिया कि साइंस के साथ आप लिटरेचर भी पढ़ सकते हो, साइंस के साथ आप सोशल साइंसेस के विषय भी बराबरी से ले सकते हो, कोई कमतरता उसमें नहीं रहेगी। उसी के साथ साथ हायर एजुकेशन के स्तर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की भी बात की है, इंडियन एजुकेशन ऑफ लिबरल आर्ट्स की बात की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, और बिल्कुल आईआईटी आईएम के दर्जे के हो, यही शब्द प्रयोग वहां पर किया गया है ड्राफ्ट में। ऐसी अनेक बातें हैं। ड्राफ्ट का अध्ययन मुझे लगता है हम सब लोगों को करना चाहिए। 30 तारीख तक सुझाव भी मांगे, सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन मेन काम तो इस समूह को करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनेक वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं। मुख्य चुनौती आएगी क्रियान्वयन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे 2-4 छोटे-छोटे मुद्दे लेकर के, जैसे भाषा वाला मुद्दा है, जैसे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन, लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन की बात की है, तो वो ट्रांसलेशन को लेकर के जो काम करना है उसको लेकर के
हम कुछ छोटे छोटे समूह बनाए। इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन कर सकता है, भारतीय शिक्षण मंडल हम साथ में आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। हमने हमारी जनरल बॉडी में ये प्रस्ताव किया कि इस पॉलिसी के क्रियान्वयन के बारे में अभी से काम करने की जरूरत है। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग इन स्कूल एजुकेशन 9वीं से 12वीं, सबसे बड़े स्कूल कहने वाले कि इतने टीचर थोड़ी हम लगा सकते हैं। 15 क्रेडिट आप वोकेशन के दे रहे हो, हम कारपेंटरी का भी टीचर रखेंगे क्या, हम स्कूटर मैकेनिक का भी टीचर रखेंगे? जो जिन बातों पर विरोध होने वाला है, जैसे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के शुरू होते, उसकी मोडस ऑपरेंडी पे हमको छोटे समूह बना करके काम करके क्या रास्ते हो सकते हैं इसमें दिया है। इसमें उन्होंने रास्ता ये दिया है कि आप गेस्ट लेक्चर बुलाओ, आप 7 दिन के लिए स्कूटर मैकेनिक को बुला करके जो बच्चे स्कूटर मैकेनिक का क्रेडिट लेना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दे दो, अतिथि शिक्षक बनाकर। ये वोकेशन में उन्होंने तो कुछ रखा है, लेकिन एक परफेक्ट कुछ इम्प्लीमेंटेशन में अड़चन नहीं आए, ऐसी क्रियान्वयन के कार्यक्रम बनाने करके यदि हम तैयार रखेंगे तो जब ऑब्जेक्शन आएगा तो सरकार में जब अधिकारी तो यही कहते हैं ये तो संभव नहीं है, करना तो बहुत अच्छा है, होना तो चाहिए पर संभव नहीं। जैसे हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं की बात करती है, ये नहीं है, टेक्स्ट बुक्स नहीं है। पहली बात यही ऑब्जेक्शन दिया जाता है। तो उसके लिए योजना बना करके पहले से यदि हम क्रियान्वयन को लेकर के छोटे छोटे वर्किंग ग्रुप बना करके यदि कुछ काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 वर्षों में इस शिक्षा नीति के अनेक बिंदुओं को प्रत्यक्ष उतारने में समाज के रूप में हमारा योगदान हम दे सकेंगे। सरकार पे तो दबाव बनाना पड़ेगा, बिना पॉलिटिकल विल के इसमें से बहुत सारी बातें नहीं होने वाली, लेकिन सरकार की अपनी मर्यादाएं भी रहेगी। तो हम लोगों को भी एक वैचारिक मंथन क्रियान्वयन पे करना चाहिए। वो फिर 49 ऐसे बिंदु निकाले जो स्कूल एजुकेशन के और हायर एजुकेशन के ऐसे छोटे मोटे काम भारतीय शिक्षण मंडल के काम के लिए बनाए हैं। हम लोगों ने, मैंने नहीं कहना चाहिए, हम लोगों ने बनाए एक समूह ने मिलकर के, क्योंकि ये बहुत दिनों से प्रतीक्षित थी, तो ये आने के बाद में उस पर काम करना जरूरी था। और इसमें संभावना है कि यूटर्न हो सकता है, संभावना है कि आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। लेकिन सरकार की मेरी डेफिनेशन है, जो सड़क के चलती है वो सरकार है। जितना सरकाओगे उतनी ही सरकेगी, तो वो सरकाने का काम हम सब लोगों को करना है, ऐसा मैं मानता हूँ। KTPI खत्म नहीं हुआ है, मैं ऑफिशियल जानकारी मेरे को इसलिए है क्योंकि वो खत्म होने वाला था। CBSE में जो इलेक्टिव कोर्सेस होते हैं, CBSE में 41 इलेक्टिव कोर्सेस है। 11वीं 12वीं में आप इलेक्टिव कोर्स के रूप में उसको ले सकते हैं। KTPI को इलेक्टिव कोर्स के रूप में ही लागू किया था। 2 साल पहले उसकी सारे कोर्सेस जो ये होता है मूल्यांकन होता है, वैसे इवैल्यूएशन हुआ और KTPI 20 विद्यार्थियों ने भी नहीं लिया था, इसलिए उसको हटाने की बात। तब मिशेल लेनिनो का मेरे को ईमेल आया कि कपिल सिब्बल की सरकार ने लागू किया था और स्मृति ईरानी की सरकार निकाल दी। उन्होंने अपनी भाषा में फ्लरिशिंग से मेल मेरे को भेजा था मिशेल लेनिनो ने। मैंने पूछताछ की तो पता चला कि इनफ नंबर हैज नॉट ऑप्टेड फॉर इट, इसलिए वो CBSE। तो हमने 2 काम किए, एक तो विद्या भारती और सबको कह करके लगभग 10,000 लोगों को वो ऑप्ट करने के लिए प्रेरित किया विद्यार्थियों को। तो वो एक काम ये कर दिया और उधर CBSE पे दबाव डाला कि इसको विशेष प्रावधान मान करके आप इसको ना हटाएं। इसलिए CBSE के इलेक्टिव में KTPI है। आपके परिवार में, रिश्तेदारों में जो भी बच्चा 11वीं में आ रहा हो उसको कहे कि उसको इलेक्टिव के रूप में ले और उसको पढ़ाई करे। बहुत मेहनत करके कपिल कपूर जी की टीम ने उसको बनाया है, अद्भुत है वो 21 मॉड्यूल। मेरे पास 2011 से वो मॉड्यूल्स है, जब से वो बने थे तब से, और मैं उनका बहुत रेफरेंस लेता हूँ। बहुत जगह भाषण देने में वो रेफरेंस के रूप में काम में आते हैं, इतने अद्भुत है वो। उसमें से अनेक ओरिजिनल स्टडीज मैंने की उसमें दिए हुए रेफरेंसेस के आधार पर मेरी रुचि के कारण, लेकिन उसको खत्म नहीं किया है। जो टुकड़े करने की आपने बात की वो टुकड़े किए गए उसके, लेकिन वो टुकड़े करके उसको मेन सिलेबस का पार्ट बनाया गया। तो पिछले साल जुलाई में जो NCERT की किताबें आई, उन NCERT की किताबों को यदि आप देखेंगे तो उन NCERT की किताबों में साइंस में, मैथ्स में, ज्योग्राफी में, उन सारे में KTPI के अनेक अंश मूल पाठ का सिलेबस का पार्ट बना दिए गए। तो इसमें जो इलेक्ट नहीं भी करेगा उसको आगे बढ़कर पढ़ना पड़ेगा, जो इलेक्ट नहीं भी करेगा उसको सुश्रुत पढ़ना पड़ेगा, जो इलेक्ट नहीं भी करेगा उसको एस्ट्रोनॉमी की कुछ बातें पढ़नी पड़ेगी 7वीं से 12वीं तक। उसको उसके लिए टुकड़े किए गए। आपकी बात जानकारी सही है कि उसके टुकड़े करने के लिए समिति बनाई थी
और टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े करके बांट दिए उसको सिलेबस का, लेकिन उससे ज्यादा लोगों तक ही पहुंचेगा वो इलेक्टिव बंद नहीं हुआ है। केवल एक क्लैरिफिकेशन के लिए बताया, मैं कोई सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। बंद करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन दम लगा करके रोका है। आगे भी बंद करेंगे तो रोकेंगे, आपकी मेहनत नहीं खाली जाने छूटता है क्रियान्वयन में, तो बहुत कुछ होता है। और ये जो कोई भी ड्राफ्ट आया है शिक्षा नीति का, उसकी सबसे बड़ी इस मसौदे की विशेषता ये है कि 5 साल में बहुत बड़ा समाज का योगदान इसमें लिया है। इतना बड़ा कंसल्टेशन कभी नहीं हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 94,000 गाँवों में इस प्रकार की गोष्ठियां हुई, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। इस शिक्षा नीति के लिए जितना इनपुट जनरेट हुआ है, उतना इनपुट दुनिया में कहीं नहीं हुआ। भारत में तो हुआ ही नहीं, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और उसके बाद में केवल 650 पृष्ठों का यदि आया है डॉक्यूमेंट, तो वैसे बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जो इनपुट आया उसको आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। मतलब ऐसी स्थिति है। और उस समिति ने दिन रात काम किया और बहुत दिन पहले ही दे दी थी पॉलिसी ड्राफ्ट, राजनीतिक कारणों से इतना लेट हुआ उसका। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है। हम सब लोग यदि उसमें से कोई एक विषय लेकर के अध्ययन करें, जिसमें जैसे आपको भाषा नीति में विषय को लेकर के इंटरेस्ट है, तो आप उस पर काम करके इम्प्लीमेंटेशन की यदि बिंदु बनाएंगे, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये सरकार इम्प्लीमेंट करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप योजना बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा वो योजना बनाते बनाते, और आपके पढ़ाने में परिवर्तन हो जाएगा, आपके साथ जुड़े हुए 50 लोगों में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए क्रियान्वयन के लिए छोटे छोटे वर्किंग ग्रुप बनाकर स्कूल एजुकेशन के विषय, करिकुलम के विषय, जैसे रिक्रूटमेंट का विषय, रिक्रूटमेंट को बहुत लिखा है इसमें। आप में से बहुत लोगों ने जो बहुत, जैसे वो बहना भी चली गई बोल करके, लेकिन उसने जो कहा उसके ऊपर बहुत बड़ा काम इस शिक्षा नीति में हुआ है। एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर के बहुत बड़ा काम हुआ है, मतलब ज्यादा हुआ है मेरे हिसाब से। जितना एक पॉलिसी में होना चाहिए उससे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी पे बात इस 650 पृष्ठों में की गई है। इतनी बात करने की आवश्यकता पॉलिसी में नहीं होती, फिर भी चूंकि इनपुट्स में वो विषय बहुत आया है, इसलिए हम जिन समस्याओं को है, जितने लोगों ने जितनी समस्याएं यहाँ पर बताई, उसके ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी इस ड्राफ्ट में है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको नजरअंदाज किया, लेकिन विषय फिर वही आएगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। मतलब 2005 का एनसीएफ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, शिक्षकों तक क्यों नहीं पहुंचा, ट्रेनिंग प्रोग्राम सब सरकार नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा विषय है कि नीचे से ऊपर आना पड़ता है। जैसे गुरुकुल की बात की, आज इस देश में 10,000 से ज्यादा गुरुकुल चल रहे हैं, हम में से कितने लोगों को पता है? इस पॉलिसी का उनसे कोई लेना देना, और उनको इस पॉलिसी से और सरकार से कोई लेना देना। वो अपना व्यवस्थित उस शिक्षा पद्धति को जीवित रखेगा। भारतीय शिक्षण मंडल प्रयास करे तो 4,000 को हम एनलिस्ट कर सकते। हमारी लिस्ट अभी 4,000 तक ही पहुंची है, 10,000 से ज्यादा है गुरुकुल, और वहां पर बहुत बड़ा काम वो हो रहा है। वो सरकार निरपेक्ष काम है, समाज पोषित काम है, वही काम असर करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले समय में रिजल्ट वही देगा जो सरकार केंद्रित नहीं होगा, सरकार लक्ष्य नहीं होगा, सरकार को देख करके नहीं होगा। इस पॉलिसी में भी उस विषय के बीज है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को सरकार निरपेक्ष बना सकती है। ऐसे प्रावधानों के बीज इस पॉलिसी में है, और इसलिए मैं इन विद्वानों से आह्वान करता हूँ, ये चाहता हूँ कि हम लोग सरकार को सुझाव देने की भूमिका में से हट करके उन बीजों को पकड़ करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आप बोल रहे हो ना, ये होना चाहिए चाणक्य वगैरह, ये शिक्षा नीति एक कॉलेज को ऑटोनॉमी देने को तैयार है, विश्वविद्यालय को नहीं। एक कॉलेज को ऑटोनॉमी देने को तैयार है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ाते हो, आप क्या पढ़ाना चाहते हो, आप तय करो। ये शिक्षा नीति कह रहे हो, कितना बड़ा बीज है, कितना बड़ा स्वातंत्र है। हम में से कितने टीचर वो स्वातंत्र लेने को तैयार, हमारे कितने यूनिवर्सिटीज की बोर्ड ऑफ स्टडीज ओरिजिनल सिलेबस बनाने के लिए तैयार, यूजीसी का दिया हुआ मॉडल सिलेबस नहीं हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसा कहने के लिए कितने लोग तैयार। तो ये शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट हमको स्वातंत्र दे रहा है, तो मेरी समझ मंत्री का, और मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आप में से किसी को भी शिक्षा मंत्री बना देंगे, इंक्लूडिंग मुकुल कानिटकर, तो अभी वो कुछ नहीं कर सकता जो ये कर रहे हैं उससे अतिरिक्त। क्योंकि शिक्षा नीति को या अमल में लाने का काम समाज करेगा, शिक्षक करेंगे, वह ग्रासरूट से ऊपर आएगी, ऊपर से नीचे नहीं आएगी। ये बात आपको समझनी चाहिए हम सबको। और इसलिए इस शिक्षा नीति में वो बीज जो हमको मिलते हैं, जिसको लेकर के हम वटवृक्ष बना सकते हैं, उस पर काम करना चाहिए। ऐसे बहुत बीज इसके अंदर है
19 का मैंने जिक्र किया, 49 की भी लिस्ट मैंने बनाई है और मेरे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने रुचि के अनुसार अपनी लिस्ट ले सकते हैं, जिस बीच को पकड़ करके काम किया जा सकता है। एक विद्यालय में कर सकते हैं, एक विश्वविद्यालय में कर सकते हैं, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। किसी ने रिसर्च की बात की, इसमें रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात है, 20,000 करोड़ के सालाना बजट की नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की, रिसर्च को इतना जबरदस्त अलग ढंग से देने की बात की। तो इसमें बहुत कुछ बिंदु इसमें है इस शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में, जिनमें से एक को उठा करके हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। संस्कृत को लेकर के बहुत बिंदु है इसके अंदर। संस्कृत वाले उसको उठा करके जो नहीं हो रहा उसके बारे में रोना छोड़ दे और उन बीजों को उठा करके काम करना शुरू कर दे, तो संस्कृत आने वाले समय में दूसरा योग बन सकता है। योग किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन गया। संस्कृत किसी विश्वविद्यालय में या स्कूल में पढ़ाई जाए नहीं पढ़ाई जाए, संस्कृत में वो पोटेंशियल है, वो आने वाले समय में दुनिया का योग बन सकता है। वो इतना बड़ा ताकत रखता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे योग पर अनेक आचार्यों ने किया, वही काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है हम लोग उसका यदि संकल्प लेंगे और उसमें यदि जुड़ेंगे तो बहुत कुछ चमत्कार हो सकता है।